नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के CUT हिंदी चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो आप लोगों की 12th क्लास की इतिहास की NCERT बुक है उसके पहले चैप्टर पे चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों की NCERT जो है ना इतिहास की, उसका पहला चैप्टर क्या है बच्चों? तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में ईंट, मनके और अस्थियां। बच्चों, इसी पहले चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को वन शॉट में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। और ये पहला चैप्टर बच्चों हम लोग सिर्फ 6 पॉइंट, सिर्फ 6 बिंदुओं में क्या कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। सिर्फ आप लोगों का एक ही काम है बच्चों कि अच्छे से विस्तार से इसको पढ़ते चलें, आपके नोट्स आप लोग क्या करते चलें, बनाते चलें। तो कौन कौन से 6 पॉइंट है जिसमें हम लोग इस चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले, खत्म करने वाले हैं। तो आप लोगों का पहला जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास। अच्छे से समझें, पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर हम लोग? तो खोज का इतिहास पढ़ेंगे। फिर आप लोगों को भौगोलिक विस्तार पढ़ाऊंगा बच्चों। फिर हम लोग जो मुख्य मुख्य विशेषताएं होंगी इस टॉपिक की या इस चैप्टर की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तीसरी क्या बात होगी हम लोगों की बच्चों? तो सिंधु घाटी सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी विशेषताएं देखेंगे। फिर क्या देखने वाले हैं बच्चों हम लोग? तो इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं जहां से कुछ हम लोगों को मनके मिले हैं, हम लोगों को ईंटें मिली हैं, जो अस्थियां मिली हैं, ठीक है, उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर चर्चा करेंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग यहां स्थिति देखेंगे। कैसी स्थिति देखेंगे बच्चों? सामाजिक स्थिति देखेंगे, धार्मिक स्थिति देखेंगे, इसी के साथ में हम लोग आर्थिक स्थिति भी देखेंगे। इसके बाद जो बचेगा बच्चों हम लोगों का कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका अंत या इसका पतन कैसे हुआ। तो बच्चों, इसी को लेकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वन शॉट में ही इस सारी चीजों को हम लोग फटाफट क्या कर देंगे, खत्म कर लेंगे। और आप लोग सिर्फ वन शॉट में ही आसानी से इस पहले चैप्टर को क्या कर लोगे बच्चों, आसानी से समझ जाओगे। तो इस टॉपिक को बच्चों स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 3 चीजों पर डिस्कस करूंगा। इन 3 चीजों पर डिस्कस इसलिए करूंगा कि आप लोगों का जो पूरा जो वन शॉट होने वाला है ना, जो पहले चैप्टर का, इसकी पृष्ठभूमि इन 3 चीजों से ही बनने वाली है। क्या है 3 चीज, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात यह करेंगे बच्चों कि जो हम लोगों की जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हम लोगों को देखने को मिलती है, इसका हम लोगों को जो काल का निर्धारण है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका निर्धारण कैसे किया गया है। तो बच्चों, इसका निर्धारण कैसे किया गया है ना, तो एक पद्धति होती है जिसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कार्बन डेटिंग। जनरली इसको C14 भी कहा जाता है, क्योंकि एक पद्धति होती है जिसमें किसी भी वस्तु की कार्बन की मात्रा को लेकर उसकी क्या की जाती है, आयु वहां पर क्या की जाती है बच्चों, ज्ञात की जाती है। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की जो आयु है ना, इस कार्बन 14 पद्धति या कार्बन डेटिंग से ही ज्ञात की है। जब हम लोगों ने कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कितना निकला बच्चों? तो 2350 से 1750। बच्चों, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है, या कालक्रम कितना है, या काल कितना है, तो आप लोगों को क्या लगाना है, 2350 से 1750। ये क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को। इसके बाद सुनना आप लोग बच्चों, जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय क्या माना गया है। तो जॉन मार्शल के द्वारा इसका जो टाइम पीरियड माना गया है ना बच्चों, 3250 से 2750 माना गया है। मैंने सिर्फ 2 ही लिखाए हैं बच्चों यहां पर। आप लोग किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि और भी हम लोगों को कई सारे मत पढ़ना होते हैं, लेकिन आप लोग यहां पर सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, एक जॉन मार्शल के बारे में और एक कार्बन डेटिंग के बारे में। अब आगे चल के चर्चा करें बच्चों हम लोग कि अगला पॉइंट क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके निर्माता कौन है, या इसके निर्माता किस प्रकार के हैं। तो बच्चों, यहां लिखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता है ना, वो मिश्रित प्रजाति के हैं। कैसी प्रजाति के हैं? मिश्रित। मिश्रित मतलब मिक्स। मिक्स मतलब समझते हैं ना, मिक्सचर हम जनरली हम समझते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, सेव होती है, परमल होते हैं, दूसरी भी अलग अलग चीजें हम लोगों को वहां देखने को मिल जाती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी बच्चों ऐसा ही है, मिक्स है। कैसा मिक्स है? तो हम लोगों को यहां देखने को मिलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, यहां से हम लोगों को 4 प्रकार के मानवों के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे कैसे 4 प्रकार के मानवों के साक्ष्य मिलते हैं बच्चों? तो एक हम लोगों को देखने को मिलता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट।
कैसा मानव दिखाई देता है बच्चों? एक मानव कंकाल प्रोटोअस्ट्रेलाइट हम लोगों को देखने को मिलता है। एक मानव हम लोगों को अल्पाइन देखने को मिलता है। एक मानव कैसा देखने को मिलता है बच्चों? अल्पाइन। फिर इसके बाद बात करें हम लोगों को, एक मानव देखने को मिलता है बच्चों भूमध्य सागरीय। एक कैसा देखने को मिलता है हम लोगों को? तो भूमध्य सागरीय देखने को मिलता है। इसी को द्रविड़ भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? द्रविड़ भी कहा जाता है। और चौथा कौन सा देखने को मिलता है? तो मंगोलाइड। कौन सा देखने को मिलता है? मंगोलाइड हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कुल 4 कंकाल अलग अलग हम लोगों को प्रजाति के कहां से मिले हैं? तो इस सभ्यता के अंदर से मिले हैं। तो बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा पता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो वहां पर किस प्रकार के निर्माता माने जाते हैं? एकल, द्वि, मिश्रित, इस प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन वो डाल सकता है। तो क्या आंसर बताएंगे आप लोग? कि मिश्रित प्रजाति के पाए जाते थे। फिर इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों आप लोगों से कि चलो माना कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता मिश्रित थे, तो मिश्रित में निम्न में से कौन नहीं था? तो आप लोगों के पास 4 हैं। कौन कौन से बेटा? तो प्रोटोअस्ट्रेलाइड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और मंगोलाइड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इतनी चीजें क्लियर हुई आप लोगों की। अभी हम लोगों ने चालू नहीं किया है, सिर्फ अभी ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं। ये 3 चीजें आगे की चीजों को क्या करेंगी? क्लियर करेंगी आप लोगों के दिमाग में। अब ये 2 चीज हुई, कालक्रम का निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है, मिश्रित प्रजाति के। और मिश्रित में भी फिर क्यों मिश्रित बोला है? तो क्योंकि 4 कंकाल अलग अलग हम लोगों को प्रजातियों के यहां पर मिले हैं, इसीलिए यहां पर मिश्रित प्रजाति हम लोग उनको क्या दे रहे हैं? नाम दे रहे हैं। आगे चल के बात करें बच्चों कि सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी ना, इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग देखोगे ना यहां पर बच्चों कि हमारे यहां भारत में, कहां देखोगे आप लोग कि हमारे भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही ना, सिंधु घाटी सभ्यता कहां चल रही बच्चों? कि जहां हम लोगों को सिंधु नदी बहती हुई दिखाई देती है। कहां सिंधु नदी बहती है? तो सिंधु नदी इस वाले बेल्ट में हम लोगों को बहती हुई दिखाई देती है। कहां बहती हुई दिखाई देती है बच्चों? तो इस बेल्ट में हम लोगों को बहती हुई दिखाई देती है। ये इस वाले क्षेत्र को सिंध प्रांत बोलते हैं पाकिस्तान में। तो जब यहां सिंधु घाटी सभ्यता चल रही ना, यहां पर सिंधु की 5 सहायक नदियों के बीच में, तो उसी समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों कि जो ईरान और इराक वाला क्षेत्र है, वहां पर हम लोगों को मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलेगी। कौन सी सभ्यता देखने को मिलेगी बच्चों? मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलेगी। इसी के समकालीन जब सिंधु घाटी यहां चल रही होगी ना, तो इधर भारत से जो लगा है चीन, यहां चीन की सभ्यता चल रही होगी। कौन सी सभ्यता चल रही होगी बच्चों? तो हम लोगों को देखने को मिलेगी बच्चों, हम लोगों को कौन सी सभ्यता देखने को मिलेगी? तो बच्चों हम लोगों को चीन की सभ्यता हम लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगी? यहां पर चीन की सभ्यता हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। यह बात हुई 2 सभ्यताओं की, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक चीन की सभ्यता हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। फिर बात करें और कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, तो बच्चों एक सभ्यता हम लोगों को देखने को मिलेगी मिस्र में। मिस्र के अंदर मिस्र की सभ्यता। तो आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही है, जो हड़प्पा सभ्यता चल रही है, ठीक है, इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो 3 सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन चल रहे थे। एक चीन की सभ्यता हमारे पड़ोस में चल रही थी, एक मिस्र की सभ्यता मिस्र में चल रही थी, और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां बच्चों? तो जो ईरान है और जो इराक है, इस वाले क्षेत्र में ही दजला और फरात जो नदियां बहती हैं, इस क्षेत्र में ही हम लोगों को मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिलती है। तो ये बच्चों बात हुई हम लोगों की 3 पॉइंट, कालक्रम का निर्धारण, सिंधु सभ्यता के निर्माता और सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। आप लोगों से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ अभी हम लोगों को इस टॉपिक या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने इनको सबसे पहले आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। अब एक चीज पे और डिस्कस कर लें बच्चों। आप लोग देखोगे ना कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है, सिंधु सरस्वती के नाम से इसको पुकारा जाता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, या सिर्फ हड़प्पा, तमाम ऐसे नाम इसके पड़े गए हैं, ठीक है।
तो ये सब नाम इसलिए हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण ले लें हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इस सभ्यता, ये जो सिविलाइजेशन मिला था, इसका पहला स्थली कौन था बच्चों? हड़प्पा था। फिर इसका एक और नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं? कि इसके जो अधिकांश स्थल मिले हैं ना, सो पूरा सिंधु नदी की जो सिंधु जो घाटी है ना, इसी के आसपास हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी कारण इस सभ्यता का क्या नाम पड़ गया बच्चों? तो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके नाम पड़े, कोई बहुत बड़ी बात यहां पर नहीं है। अब आगे चल के चर्चा करने वाले हैं बच्चों हम लोग इसमें। सबसे पहले हम लोग, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले बच्चों हम लोग खोज का इतिहास चालू करेंगे। क्या चालू करेंगे हम लोग? कि किस प्रकार से यह सभ्यता हम लोगों को उभर के आती हुई दिखाई दी थी और किन किन लोगों ने इस सभ्यता की खोज में भाग लिया है। सबसे पहले बात करें बच्चों हम लोग इसमें खोज के इतिहास में, तो हम लोगों को देखने को मिलता है सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 1826 की। कहां की चर्चा करेंगे बच्चों? पहली बार 1826 में ही हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य देखे गए थे बच्चों। किसके साक्ष्य देखे गए थे बच्चों? कब देखे गए? तो 1826 में। 1826 में पहली बार हड़प्पा सभ्यता के, पहली बार मतलब प्रथम बार साक्ष्य कब देखे गए थे बच्चों? प्रथम बार साक्ष्य या एविडेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये देखे गए थे 1826 में। बात ये आती है किसने देखे थे? तो हम लोगों को देखने को मिलता है चार्ल्स मेसन। कौन देखने को मिलते हैं बच्चों हम लोगों को? चार्ल्स मेसन के द्वारा पहली बार हड़प्पा सभ्यता के क्या देखे गए थे? साक्ष्य। तो क्या हुआ था कि इनके द्वारा इस प्रकार के साक्ष्य देखे गए थे? इसी की थोड़ी सी कहानी पर मैं आप लोगों के साथ में क्या करूंगा? चर्चा करूंगा। हुआ क्या बच्चों कि जो चार्ल्स मेसन थे ना, ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक सामान्य से कर्मचारी थे। ये अपनी जो छुट्टियां मनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर, कहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है? पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, जो भारत के पंजाब से लगा है, वहां पर एक जिला पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, मोंटेगोमारी जिला। मोंटेगोमारी जिले के पास ही रावी नदी के किनारे एक गांव पड़ता है, हड़प्पा नामक गांव। कौन सा गांव पड़ता है बच्चों? ये मान लो कि रावी नदी है। रावी नदी के समीप ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा गांव बच्चों? तो ये देखने को मिलेगा हड़प्पा। इस हड़प्पा में ही जब वो पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ के जो लोग थे ना हड़प्पा के, ये लोग अपने घर एक जमीन की खुदाई करके क्या कर रहे हैं? वहां अंदर से ईंटें निकाल रहे हैं बहुत सारी, और ईंट निकालकर अपने घर पक्की ईंटों से बना रहे हैं। जब इनकी चार्ल्स मेसन की हड़प्पा में पहली बार नजर पड़ी ना कि यहां के लोग जमीन की खुदाई करके ईंटें प्राप्त कर रहे हैं और वहां से ईंटें निकालकर अपने घर क्या बना रहे हैं? पक्की ईंटों से बना रहे हैं। चार्ल्स मेसन ने पहली बार, और यहीं से ये एक ईंट अपने साथ उस समय के जो गवर्नर जनरल रहे ना, लॉर्ड हैमेस्ट गवर्नर जनरल, इस समय भारत के अंदर, कब की बात बता रहा हूं मैं? 1826। इस समय भारत के अंदर ब्रिटिश शासन चल रहा है। तो ये किसके पास गए चार्ल्स मेसन? तो ये हम लोगों को देखने को मिलेंगे बच्चों गवर्नर जनरल। कौन है इस समय में गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड हैमेस्ट हम लोगों को बच्चों देखने को मिलते हैं। और लॉर्ड हैमेस्ट के पास ये ईंट का टुकड़ा ले जाते हैं और ये कहते हैं लॉर्ड हैमेस्ट को कि साहब आप वहां पर क्या करवाइए? खुदाई करवाइए। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई एक नया सिविलाइजेशन है और उसको आप लोग खुदाई कराएंगे तो जरूर हम लोगों को वहां से कुछ मिल सकता है। आप लोगों को एक चीज बताऊं बच्चों, लॉर्ड हैमेस्ट ने चार्ल्स मेसन को यह कहकर भगा दिया कि भैया हम इन भूखे नंगे गरीबों पे जो शासन कर रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग कुछ इस प्रकार का कार्य करते हैं कि ये लोग मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग खुदाई करेंगे, कुछ निकल आया तो ये जो लोग हैं ना भारत में जिसमें हम लोग शासन कर रहे हैं, ये मोटिवेट होंगे और ये हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो चार्ल्स मेसन जो हड़प्पा सभ्यता की चीजों को लेकर आए थे, इनकी बातों को सिरे से नकार दिया। किसने? गवर्नर जनरल लॉर्ड हैमेस्ट ने। तो बच्चों चार्ल्स मेसन जो चीज पहली बार देखे थे हड़प्पा के अंदर, ठीक है, इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। कारण क्या था? मैंने आप लोगों को बता दिया। तो 1826 में ही पहली बार साक्ष्य देख ली गई। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के पहली बार साक्ष्य किसने देखे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पहली बार साक्ष्य किसने देखे बच्चों? तो चार्ल्स मेसन ने। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई बच्चों। हड़प्पा सभ्यता की खोज होगी 1921 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा खोज का इतिहास समझ लो, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आगे चल के चर्चा करें
अब भारत में दौर आया बच्चों 1853 का दौर, भारत में रेलवे का प्रारंभ। किसका? पूरे भारत में, ठीक है, हम लोगों को देखने को मिलेगा रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चलेगा। 1853 में बच्चों भारत के अंदर रेलवे का प्रारंभ। पहली रेल कब से कब तक चली? तो 16 अप्रैल 1853 को बच्चों मुंबई से थाने के बीच में, कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की एक ट्रेन चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी बच्चों? तो 34 किलोमीटर ट्रेन हम लोगों को चलती हुई दिखाई दी थी, ये पहली। अब आप लोग कह रहे हैं सर तो ट्रेन का इतिहास पढ़ाने लगे। मैं ट्रेन का इतिहास नहीं पढ़ा रहा, हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब रेल की शुरुआत और हड़प्पा सभ्यता की ओर फिर से हम लोगों को अंग्रेजों का ध्यान जाता हुआ दिखाई देगा। कैसे जाता हुआ दिखाई देगा? तो 1853 में रेलवे का प्रारंभ हो चुका था। अब देखोगे ना 1853 से 1856, क्योंकि 1856 में भी जो ट्रेन बिछाने का कार्य तो किया ही जाएगा ना। तो सुनना, 1856 में रेलवे जो ट्रैक बिछ रहे थे उसके प्रमुख इंजीनियर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे बच्चों? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम प्रमुख इंजीनियर है। इन्हीं के निर्देशन में भारत में 1856 में रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य किया जा रहा है। अब इनके द्वारा ही लाहौर से कराची के बीच में, कहां से बच्चों? तो लाहौर से कराची के बीच में, लाहौर से बच्चों कराची के बीच में, कहां से कहां तक? तो लाहौर से कराची के बीच में इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, दो भाई थे ब्रंटन बंधु। कौन थे बच्चों? ब्रंटन बंधु। ब्रंटन बंधु में कौन कौन ब्रंटन बंधु? तो एक भाई का नाम था जेम्स और एक का नाम था ब्रिलियन। इन ब्रंटन बंधु को लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य सौंपा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब देखो ब्रंटन बंधु जब लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक बिछवा रहे होंगे ना बच्चों, तो ये दोनों ब्रंटन बंधु, क्या नाम बोले बच्चों मैंने? जेम्स और ब्रिलियन। तो ये जेम्स और ब्रिलियन क्या देखते हैं कि यहां जो मजदूर काम कर रहे हैं ना लाहौर से कराची के बीच में इस रेलवे ट्रैक को बनाने या बिछाने में, यहां जो जिस मटेरियल का वो यूज कर रहे थे इसमें कुछ ईंट के टुकड़े आ रहे थे, और ईंट के टुकड़े आ रहे थे ना, तो ये ईंट के टुकड़े काफी पुराने यहां पर ब्रंटन बंधु को लगे। ब्रंटन बंधु ने संज्ञान लिया, अच्छा यहां भी कुछ हो सकता है, खुदाई करवाई जाए। तो ब्रंटन बंधु ने यहां से एक एक ईंट का टुकड़ा अपने साथ लिया और अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं, अब ऊपर के अधिकारी कौन है बच्चों? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो ब्रंटन बंधु को अपॉइंट किया था, ठीक है कि रेलवे ट्रैक आप बिछाओ। तो ब्रंटन बंधु ने जब यहां देखा ना कि यहां ईंट के टुकड़े आ रहे हैं बच्चों रेलवे ट्रैक बिछाने में, तो ये ईंट के टुकड़े ब्रंटन बंधु लेकर गए कहां? अलेक्जेंडर कनिंघम के पास। अलेक्जेंडर कनिंघम को पूरी बात विस्तार से बताई गई, किसके द्वारा बच्चों? तो ब्रंटन बंधु के द्वारा। अब ब्रंटन बंधु के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को जब पूरी बात बता दी गई ना, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम उस समय में क्या करते हैं 1856 में, कि उस समय में जो गवर्नर जनरल बनकर आए थे नए नए, लॉर्ड कैनिंग। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन है बच्चों? तो इस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग। नए नए बन के आए थे, डलहौजी जा चुके थे बच्चों 1856 में। और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और भारत के प्रथम वायसराय भी हैं, ठीक है। तो देखो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अलेक्जेंडर कनिंघम हम लोगों को कहां जाते हुए दिखाई देंगे? लॉर्ड कैनिंग के पास। जैसे यहां चार्ल्स मेसन किसके पास गए थे? लॉर्ड हेमेस्ट के पास गए थे। ऐसे ही अलेक्जेंडर कनिंघम किस गवर्नर जनरल के पास गए? लॉर्ड कैनिंग के पास। लॉर्ड कैनिंग के पास गए, उनको बताया कि भैया मेरे दो असिस्टेंट वह लाहौर से कराची के बीच में कार्य कर रहे थे, उन्हें ये ईंट के टुकड़े मिले, आप क्या करो एक डिपार्टमेंट बनाओ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्या बनाओ? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है। ये डिपार्टमेंट क्या करेगा? भारत में जहां जहां भी ऐसी चीजें मिल रही हैं हम लोगों को रेलवे ट्रैक बिछाने में, वहां की क्या करेगा? खुदाई करेगा और वहां से कोई ना कोई हम लोगों को सभ्यता मिल सकती है। ऐसी बात की अलेक्जेंडर कनिंघम ने लॉर्ड कैनिंग को। उन्होंने कहा ठीक है भैया, तूने अच्छी बात कही, ठीक है। अब हुआ क्या बच्चों? 1856 में सारी चीज चल रही हैं और अगले साल 1857 की क्रांति हो जाती है। अंग्रेज पूरे सारे भारत में जितने भी अंग्रेज थे उनका पूरा के पूरा ध्यान किस ओर चला गया? भारत के अंदर जो क्रांति हो रही थी इसको दबाने में। 1857, 1858, 1859 तक की बात करें, इन 3 साल में अंग्रेजों ने इस मूवमेंट को क्या करने का काम किया? दबाने का काम किया। अंग्रेज इस ओर ध्यान ही ना दे पाए।
अब देखो लॉर्ड कैनिंग को शांति कब मिलेगी, तो देखना 1861 में जब बिल्कुल इस क्रांति को दबा के लॉर्ड कैनिंग एक दिन कुर्सी पे बैठे। कहां बैठे बच्चों? कुर्सी पे। उसने कहा कि चलो, लॉर्ड कैनिंग ने कहा था ना कि वो एक डिपार्टमेंट बनाना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ASI। तो यहां देखना 1861 में लॉर्ड कैनिंग 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करेंगे। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कब बना बच्चों? तो 1861 में। और एक मजेदार बात आप लोग नोट करके लिखेंगे, यहां पर क्या करके लिखेंगे बच्चों? आप लोग नोट करके, क्या नोट करके लिखेंगे? देखो, स्थापना किसने की? स्थापना, किसी भी चीज को स्थापना करने की यहां पर पावर किसके पास थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के पास थी क्या? नहीं थी। किसके पास थी? लॉर्ड कैनिंग के पास। क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। लेकिन एक मजेदार बात बच्चों, बात यह आती है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसको कहा जाता है? पिता या फादर किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्यों कहा जाता है? पीछे की स्टोरी देखो 1856 की। इस डिपार्टमेंट को बनाने का पहली बार सुझाव किसने दिया था बच्चों? सुझाव दिया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब अलेक्जेंडर कनिंघम ने सुझाव दिया, स्थापना करने की पावर कैनिंग के पास। तो जिसने सुझाव दिया वो जनक हो गया, जिसने स्थापना की वो संस्थापक हो गया। बच्चों समझ पा रहे हैं ना अच्छे से आप लोग? तो ये बात हुई हम लोगों की। और एक मजेदार बात, और ये सब नोट करके लिख लेना यहां पर, जब भारत 1861 में ASI बना ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका पहला महानिदेशक या हम लोग बात करें जनरल डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा? भैया तूने सुझाव दिया था ना, तू ही बन महानिदेशक। किसने कहा ऐसा? लॉर्ड कनिंघम ने अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा। ठीक है, चलो अब बात करें बच्चों हम लोग आगे चलकर। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या बन गए बच्चों? महानिदेशक बन गए। अब महानिदेशक तो बन गए, तो क्या इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई? नहीं हुई। कारण क्या है? कारण यह है बच्चों कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे ना, अब वेदों को पलटने लगे। वेदों क्यों पलटने लगे बच्चों? क्योंकि उस समय भारतीय इतिहास की शुरुआत वेदों से होती थी। ना उस समय पाषाण काल खोजा गया था बच्चों, ना ही हड़प्पा सभ्यता। अभी आप लोग भारतीय इतिहास की शुरुआत देखोगे ना, जनरली वो स्टोन एज, कोपर स्टोन एज और फिर हड़प्पा सभ्यता को आप लोग वहां पर देखोगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं था, ये वेदों में ढूंढने लगे हड़प्पा सभ्यता को। इनका रोंग नंबर लग गया बच्चों। फिर की कैसा रोंग नंबर लगा बच्चों? आप लोग देखो ना, ये वेदों में ढूंढने लगे। ये ऋग्वेद पढ़ते हैं, ये सामवेद पढ़ते हैं, ये यजुर्वेद पढ़ते हैं, और अथर्ववेद पढ़ते पढ़ते एक दिन ये खुद ही स्वर्गीय हो गए। अब ये खुद ही स्वर्गीय हो गए तो हड़प्पा सभ्यता को कहां ढूंढेंगे? तो 1861 नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम की आगे चलकर 1868 के आसपास में मृत्यु हो गई। अब आगे चलकर दौर आया 1920 का। कहां का दौर देखने को मिलेगा बच्चों हम लोगों को? 1920 में ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था, ठीक है, ये इस 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बच्चों? तो ये हम लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय पुरातत्व, ठीक है, विभाग के नाम से। और इसके 1920 में महानिदेशक कौन थे? 1920 में बच्चों महानिदेशक थे जॉन मार्शल। 1920 में कौन थे बच्चों? तो जॉन मार्शल हम लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन देखने को मिलेंगे? तो जॉन मार्शल हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब सुनना, 1920 में जॉन मार्शल क्या करेंगे? अब खुदाई होगी। अब जॉन मार्शल ने कहा कि भैया बहुत हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता रोज का नाटक बना रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं? टीम बनाते हैं। जॉन मार्शल ने 1920 में एक टीम बनाई और उस टीम में 2 लोगों को रखा। कितने 2 लोगों को रखा बच्चों? 2 लोगों को। एक दयाराम साहनी को, एक किसको रखा बच्चों? दयाराम साहनी को रखा, और एक रखा आरडी बनर्जी को। एक किसको रखा बच्चों? आरडी बनर्जी को रखा। 2 लोगों को रखा टीम में। जॉन मार्शल 1920 में एक पूरी टीम बना रहे हैं, दयाराम साहनी और आरडी बनर्जी। दयाराम साहनी को कहा कि भैया दयाराम, तुम्हें मैं हड़प्पा क्षेत्र सौंप रहा हूं। कौन सा क्षेत्र सौंप रहा हूं? हड़प्पा। ठीक है। और आरडी बनर्जी को क्या कहते हैं वो? कि मैं तुझे भैया क्या दे रहा हूं? मोहनजोदड़ो क्षेत्र दे रहा हूं। कौन सा क्षेत्र दे रहा हूं? तो मोहनजोदड़ो में तुम्हें यहां पर दे रहा हूं। अब आप लोग यहां देखोगे ना कि जो दयाराम साहनी थे, इनको क्या दिया गया? तो हड़प्पा नामक क्षेत्र दिया गया।
और हड़प्पा नामक क्षेत्र दिया गया ना, तो दयाराम साहनी ने 1921 में इसका क्या किया, खोज कर डाला। किसकी, तो हड़प्पा की खोज कर डाली दयाराम साहनी के द्वारा। अब आरडी बनर्जी की बात करें हम लोग बच्चों, आरडी बनर्जी भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने कहा भैया दयाराम तूने खोज निकाला 1922 में आरडी बनर्जी ने। कब बच्चों, तो आरडी बनर्जी ने 1922 में, कब, 1922 में मोहनजोदड़ो की क्या कर डाली, खोज कर डाली। तो यहां से हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रारंभ होने लगी 1921-22 से। तो इस प्रकार से जो मैंने पूरा ओवरव्यू आप लोगों को दिया है बच्चों, ये पूरा अच्छे से आप लोग समझ जाएं। मेरा पर्पस यही था कि आप लोग किस प्रकार से ये जो हड़प्पा सभ्यता थी किस प्रकार से उद्भव में आई थी, इसको बताना। अब एक चीज और आप लोगों को बताऊं, नोट करके लिख लेना आप लोग। क्या करके लिख लें, नोट करके लिख लें कि जो 1921 था, 1921 से 1947 आजादी तक हड़प्पा सभ्यता के 40 स्थल खोजे जा चुके थे। कितने स्थल खोजे जा चुके थे बच्चों, 40। लेकिन एक चीज बताऊं आप लोगों को कि 1947 से बच्चों आप लोग देखोगे ना 2022-23 तक आप लोग देखोगे तो कुल इस सभ्यता के 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, तो 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। इन 1500 स्थल में भारत के पास कितने हैं, इंडिया के पास कितने हैं बच्चों, तो हम लोगों को लगभग देखने को मिलते हैं 1025 स्थल भारत में खोजे जा चुके हैं। पाकिस्तान में कितने मिले हैं बच्चों अब तक, तो पाकिस्तान में मिले हैं 475। और अफगानिस्तान की बात करें बच्चों तो अफगानिस्तान में मिले हैं 2 स्थल। इस प्रकार कुल मिलाकर हम लोगों को 1500 स्थल देखने को मिलते हैं। तो ये बात हुई बच्चों हम लोगों की सबसे पहला जो चैप्टर है, इसके फर्स्ट पॉइंट खोज के इतिहास को हम लोगों ने भी कंप्लीट किया है। आगे चल के चर्चा करें बच्चों हम लोग इसमें। अब आगे चलकर इस सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या देखेंगे बच्चों हम लोग कि इसका भौगोलिक विस्तार या फिजिकल एक्सटेंशन हम लोगों को कितना देखने को मिलता है। तो इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर हम लोगों को देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है बच्चों, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये हम लोगों को फैली हुई दिखाई देती है। आगे चल के चर्चा करें इसमें कि किस प्रकार से फैली है। तो एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा बच्चों आप लोगों को मैं कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैली है ना। तो आप लोगों से यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि इसका स्वरूप कैसा है, इसका नेचर कैसा है। तो इसका स्वरूप कैसा दिखाई देता है बच्चों हम लोगों को, तो त्रिभुजाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो त्रिभुजाकार हम लोगों को देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि सर ये त्रिभुजाकार कैसे हो गई, ट्रेंगल में कैसे हो गई। तो देखो बच्चों त्रिभुजाकार कैसे है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमतम स्थल कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित स्थल कौन देखने को मिलता है बच्चों हम लोगों को, तो सुतको गेडोर देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है बच्चों, सुतको गेडोर हम लोगों को देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन देखने को मिलता है बच्चों हम लोगों को, तो मांडा देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन देखने को मिलता है बच्चों हम लोगों को, आलमगीरपुर देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन देखने को मिलता है हम लोगों को, तो नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित हम लोगों को देखने को मिलता है देमाबाद। कौन देखने को मिलता है बच्चों, तो देमाबाद देखने को मिलता है। ये हम लोगों ने देखे इसके 4 स्थल। आप लोग इसको देखोगे ना पूरा ऐसा ट्रायंगल आप लोगों का ये यहां पर बन जाएगा। इस ट्रायंगल की फॉर्म में ही अब सारे स्थल इसी के बीच, इस ट्रायंगल के बीच में ही हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ट्रायंगल में देखो ना मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोट दीजी और हम लोगों को अलीमुराद, डाबरकोट, ये कालीबंगा हम लोगों को देखने को मिल रहा है बच्चों। ये रोपड़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। रहमान डेयरी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। बालाकोट हम लोगों को देखने को मिलता है, धोलावीरा देखने को मिलता है, देसलपुर देखने को मिलता है, सुतकोटदा हम लोगों, रंगपुर, तमाम ऐसे स्थल हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज और बताऊंगा जो आप लोगों को नोट करके लिखनी है। क्या करके लिखनी है बच्चों, नोट करके लिखनी है। नोट में क्या लिखना है बच्चों आप लोगों को, तो नोट में सिर्फ एक चीज आप लोगों को यहां पर लिखनी है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसके भारत में अधिकांश स्थल, भारत मतलब भारत, ठीक समझ रहे ना, भारत के अंदर अधिकांश स्थल कहां खोजे गए हैं।
तो बच्चों कहां खोजे गए भारत में अधिकांश स्थल? गुजरात में खोजे गए हैं। भारत में गुजरात में ही सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 80% स्थल मिले हैं। भारत में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहां मिले हैं? गुजरात के अंदर। लाइन से देखो ना, धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, सुतकोतदा, ठीक है, ऐसे कई सारे स्थल हम लोगों को गुजरात के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हम लोगों ने बच्चों चर्चा की इसके भौगोलिक विस्तार पे। अब आगे चल के चर्चा करें हम लोग इसकी विशेषताओं पे। किस पे चर्चा करेंगे बच्चों हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हम लोगों को क्या देखने को मिलती हैं। वैसे एक चीज बताऊं बच्चों, आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा ही उसकी विशेषताओं के कारण जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? आप लोगों को एनसीईआरटी में क्यों डाला? क्योंकि उसकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं उसकी? तो उसकी पहली विशेषता है नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। नगरों को व्यवस्थित रूप से बसाने की व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? नगर नियोजन कहा जाता है। पहली विशेषता है बच्चों हम लोगों की, क्या है पहली विशेषता? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। आराम से समझना आप लोग, क्या करें आप लोग विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को इसकी क्या देखने को मिलती है। पहली जो विशेषता है नगर नियोजन, ठीक है। देखिए हम लोग नगर नियोजन को ध्यान से देखो। सबसे पहले तो बता दूं आप लोग कहां का नगर नियोजन हम लोग ले लें। इसमें उदाहरण स्वरूप अच्छे समझे आप लोग, कहां का नगर नियोजन देख लें। तो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो को ही हम लोग क्या ले लें? मोहनजोदड़ो को ही हम लोग एग्जाम्पल में ले लेंगे। वहीं का नगर नियोजन बता देता हूं आप लोगों को। क्या करता हूं बच्चों? तो वहीं का मैं आप लोगों को नगर नियोजन बता देता हूं। इसी को हम लोग क्या कर लेंगे? अच्छे से यहां पर समझ लेंगे। तो बात करें हम लोग यहां नगर नियोजन में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बच्चों? तो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे देखने को मिलता है? सिंधु नदी के किनारे। ये मैंने आप लोगों के लिए सिंधु नदी बना दी है। क्या बना दी मैंने आप लोगों के लिए? ये सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो को आप लोग देखोगे ना, तो इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो 2 टीलों पर बसा हुआ दिखाई देगा। कितने टीले? 2 टीले या 2 माउंट्स भी आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। 2 टीलों में ये सभ्यता या ये जो नगर था मोहनजोदड़ो, ये आप लोगों को बसा हुआ दिखाई देगा। कैसा बसा हुआ दिखाई देगा बच्चों? तो 2 टीले आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये पूरी नदी है बच्चों, ये क्या है? पूरी सिंधु नदी, और उसी के किनारे आप लोगों का जो मोहनजोदड़ो है ये बसा था। ये 2 टीले थे। एक टीले को पश्चिमी टीला कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता है बच्चों? तो एक को कहा जाता है पश्चिमी टीला। एक को क्या कहा जाता है? पश्चिमी टीला। और एक को कहा जाता है बच्चों पूर्वी टीला। एक को क्या कहा जाता है बच्चों? एक को कहा जाता है पूर्वी टीला। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब इसको ध्यान से समझें। आप यहां देखोगे ना, इस पश्चिमी टीले के चारों ओर 4 दीवारी बनाई गई थी। पश्चिमी टीले की ओर क्या बनाई गई थी बच्चों? चारों ओर 4 दीवारी। 4 दीवारी क्यों बनाई गई? इसके पीछे की भी कहानी है। देखो आप लोग यहां देखोगे ना, पश्चिमी टीले में रहता कौन था? तो पश्चिमी टीले में रहते थे अमीर वर्ग के लोग। कैसे वर्ग के लोग रहते थे? अमीर वर्ग। इसी को पुरोहित वर्ग भी कहा गया है। इसी को क्या कहा गया है बच्चों? पुरोहित वर्ग, ठीक है। और पूर्वी टीले में कौन रहता था बच्चों? पूर्वी टीले में रहते थे हम जैसे शिक्षक रहते थे बच्चों, व्यापारी रहते थे। कौन रहते थे? व्यापारी। इसमें सैनिक रहा करते थे, एग्जेक्ट्रा, मतलब हम लोग आदि हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब यहां समझने वाली चीज मैंने क्या कहा था कि सिर्फ पश्चिमी टीले के चारों ओर ही दुर्गीकरण हम लोगों को देखने को मिलता है। दुर्गीकरण मतलब किला बनाया गया था या 4 दीवारी बनाई गई थी। 4 दीवारी क्यों बनाई गई थी? देखो ना, अमीर वर्ग के लोग, यहां अंबानी अडानी जैसे लोग रह रहे हैं, और यहां देखो आप जैसे गरीब लोग, मेरे जैसे गरीब लोग रह रहे हैं। गरीब लोगों की कोई सुरक्षा मिलती है क्या? देखो ना, अंबानी अमीर, जेड सिक्योरिटी है, वाई, अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी मिलती है। तो यहां भी सिर्फ अमीर वर्ग के लोगों की ही सुरक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन पूर्वी टीले में ऐसा बच्चों नहीं है, यहां दुर्गीकरण देखने को नहीं मिलता। एक अपवाद बता दूं आप लोगों को, पूरी सभ्यता में हम लोगों को जो दोनों टीलों की कहीं सुरक्षा देखने को मिलती है ना, तो लोथल के अंदर। इसके अतिरिक्त दोनों टीले कहीं भी एक साथ दुर्गीकरण देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों को। मतलब दोनों ही टीलों में 4 दीवारी देखने को नहीं मिलेगी। पूरी सभ्यता का यही स्ट्रक्चर है कि पश्चिमी टीला जो था ना वो दुर्गीकृत है और पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं है। पश्चिमी टीले में कौन रह रहा है ये आप लोग समझ लो। तो पश्चिमी टीले में अमीर वर्ग के लोग, पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, और पूर्वी टीले में शिक्षक, व्यापारी और सैनिक रहा करते थे। ये बात अभी सिर्फ टीले की हुई है। एक इसका अपवाद बता दूं बच्चों। किस चीज का अपवाद बता दूं? अपवाद
पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में दो ही टीलों पे सिंधु घाटी सभ्यता बसी है, एक ऊपरी सिरे पे पश्चिमी टीला और एक पूर्वी। लेकिन अपवाद यह है कि एक स्थल है गुजरात के अंदर धोलावीरा। कौन सा वीरा? तो धोलावीरा। धोलावीरा से बच्चों हम लोगों को 3 टीले देखने को मिले। कितने टीले? 3 टीला। कौन कौन सा है? एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला और एक यहां से मध्यम टीला भी मिला है। कैसा टीला मिला है बच्चों? तो एक यहां हम लोगों को मध्यम टीला भी देखने को मिलता है। यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। क्या क्वेश्चन? के हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक मध्यम टीला भी मिला है? मैंने क्या कहा था? पूरी सभ्यता से सिर्फ 2 ही टीले, सिर्फ धोलावीरा जो एक स्थल है जो कि गुजरात में पड़ता है, यहां से एक मध्यम टीला भी मिला है। यह बात हुई बच्चों सिर्फ अभी हम लोगों की यहां के टीलों की। अब टीलों के अंदर हम लोग अंदर चलने वाले हैं। अंदर का हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अब अंदर की तरफ जाओगे ना आप लोग, अंदर की तरफ, अंदर अब हम लोग, ठीक है, हम लोग अंदर की तरफ चलें। कि सिर्फ उदाहरण ले लूं मैं, ये पश्चिमी टीले के अंदर की व्यवस्था क्या थी। तो बच्चों एक आप लोगों को सड़क देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आप लोगों को बच्चों? एक सड़क। इस सड़क के बारे में कहा जाता है कि ये 10 फीट, लगभग 10 मीटर के आसपास चौड़ी होती थी। सॉरी, कितनी होती थी बच्चों? तो ये हम लोगों को देखने को मिलेगी लगभग 10 मीटर के आसपास। इसको आप लोग फीट में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 32-33 फीट के आसपास आप लोगों को इनकी मुख्य सड़क देखने को मिलेगी। इतनी चौड़ी हुआ करती थी। इसके बाद आप लोग देखोगे ना इनका स्ट्रक्चर बच्चों, तो इसके बाद इनकी जो मुख्य सड़क होती थी, इससे कुछ सेकेंडरी सड़कें, जो हमारे यहाँ भी ऐसी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेकेंडरी सड़कें होती थी, ठीक है, और ये सेकेंडरी सड़कें जुड़ी होती थी हमारे घर की गलियों से, ठीक है। इस प्रकार का इनका क्या होता था बच्चों? स्ट्रक्चर होता था। इस टाइप से ये लोग क्या बनाते थे? अपने घर बनाते थे। देखते जाएं आप लोग किस प्रकार से ये लोग रहते थे, देखते जाएं। इसमें ये इनका देखो, ये इनके क्या होते थे बच्चों? घर होते थे। ये इनके क्या होते थे? इस प्रकार से घर। और इनके घरों के दरवाजे देखो आप लोग, घरों के क्या देखो आप लोग? तो दरवाजे देखोगे ना, तो दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं? गलियों के अंदर खुल रहे हैं। ये इनके घर हैं, घरों के दरवाजे गलियों में। यहाँ से गली से सेकेंडरी सड़क, सेकेंडरी सड़क से मुख्य सड़क पे ये लोग आ जाया करते थे। इस प्रकार की सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ में ये अपने घरों की प्लानिंग करते थे। ऐसी प्लानिंग हम वर्तमान में करते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसी है उस समय में, आज से लगभग 4000 साल पहले ऐसी व्यवस्था इनके द्वारा की जाती थी। एक उदाहरण इनके घर के अंदर का भी देख लो बच्चों आप लोग, कि इनके घर के अंदर कैसी व्यवस्था होती थी। किसकी बात देख लें हम लोग बच्चों? तो इनके घरों के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होती थी। एक बार सिर्फ घर के अंदर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं आप लोगों को, फिर फटाफट हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब अंदर की क्या व्यवस्था थी, उदाहरण देख लें आप लोग। अंदर की तरफ जाओगे ना आप लोग, घर में, हर घर में मोहनजोदड़ो के उदाहरण में हम लोगों ने, ये आप लोग देखोगे इनकी क्या है? गली है, ठीक है। गली में से आप लोग निकलोगे, इनके घर के अंदर जाओगे ना, तो घरों के हर घर के पीछे आप लोग देखोगे दरवाजे के पीछे एक दीवार खींची थी। ये पर्दे का कंसेप्ट था बच्चों वहां पर। इसके इस तो आप लोगों को या तो इस दीवार के ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, या फिर इधर से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? घूम के यहां पर जाना पड़ेगा। इसके पीछे की ओर देखोगे तो आप लोगों को एक आंगन देखने को मिलेगा। घर में क्या देखने को मिलेगा? आंगन। और आंगन के पीछे ही आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी बच्चों? तो सीढ़ियां देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? सीढ़ियां, या पीछे कमरे। ये आप लोगों को कमरे हैं बच्चों, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, और यहां पर कॉर्नर में आप लोगों को सीढ़ियां देखने को मिलेंगी। इस सीढ़ी से आप लोग दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे भी जा सकते थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों? तो मोहनजोदड़ो से जो घर मिले हैं ना, 2 से 3 मंजिला यहां पर मिले हैं, ठीक है। अब आगे चल के बच्चों हम लोग चर्चा करें। इस आंगन के अंदर मैंने क्या बताया था? ये बच्चों क्या है? आंगन है। और इस आंगन के अंदर ही आप लोगों को यहाँ कुआं देखने को मिल जाएगा, और कुएं से लगा ही यहाँ पर एक छोटा सा बाथरूम, स्नानागार, और स्नानागार से ही लगा आप लोगों को रसोई घर देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो रसोई घर था, ये जो स्नानागार था, इसका जो गंदा पानी निकलता था ना, तो इसको निकालने के लिए वो उत्तम जल निकासी की व्यवस्था भी करते थे। वो पक्की नालियों का क्या करते थे? निर्माण करते थे। जब घर बनाने से पहले ही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते थे, वो कागज पर, ठीक है, या कागज नहीं था तो वो दूसरी चीजों पर पूरी प्लानिंग करके ही घरों का क्या करते थे? निर्माण करते थे।
इसी को जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा अपने भवनों का निर्माण किस पद्धति पे किया गया बच्चों? तो जाल पद्धति, ग्रिड। जाल किसे कहते हैं? कि पूरा वो प्लानिंग करते थे, जाल बिछाते थे, उसके बाद ही अपने घरों का क्या करते थे? निर्माण करते थे। तो बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से क्या हुआ होगा? नगर नियोजन इनका समझ में आया होगा। नगर नियोजन में क्या क्या व्यवस्था है इसकी? सबसे पहले मैंने इनके नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग में क्या बताया बच्चों? कि नगर नियोजन का मतलब होता है नगरों को व्यवस्थित तौर पे बसाना। ठीक है, इसमें उत्तम जल निकासी की व्यवस्था, समकोण पर काटती सड़कें। देखो ना, यहाँ सड़कें जो मैंने आप लोग बताई थी, समकोण पर एक दूसरे को क्या कर रही थी? वो अच्छे से काट रही थी। 2 टीले पूरे व्यवस्थित, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, पूरी तरीके से इन्होंने व्यवस्थित तौर पर अपने नगर को सुनियोजित तौर पर यहां पर बनाया था। अब आगे चलकर अगली विशेषता बच्चों हम लोग चर्चा करें। अगली विशेषता हम लोगों की क्या है? तो सार्वजनिक स्नानागार। क्या देखने को मिलता है बच्चों हम लोगों को? सार्वजनिक स्नानागार, सोशल बाथरूम, इसको हम लोग इंग्लिश में कहें तो यही जनरली हम लोग कह सकते हैं सार्वजनिक स्नानागार। सार्वजनिक स्नानागार, पहले यह बता दूं बच्चों, ये हम लोगों को मिला कहां से? आप लोगों को जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सार्वजनिक स्नानागार कहां से मिला है? तो सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है बच्चों? तो ये मोहनजोदड़ो से हम लोगों को देखने को मिलता है। कहां से देखने को मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। अब ये बता दूं आप लोगों को कि इस सार्वजनिक जो स्नानागार है, इसका प्रयोग किस रूप में ये लोग करते थे? प्रयोग की बात कर लें, यूज। अब देखो, एक सामान्य सा आप लोगों के घर का अंदर का जो बाथरूम होगा, आप लोग खुद नहाने धोने का काम करेंगे, लेकिन एक सोशल, सार्वजनिक मतलब एक पूरे गांव के अंदर एक बड़ा सा क्या बना दिया इन लोगों ने? बाथरूम बना दिया, एक स्नानागार बना दिया। इतिहासकार इसको लेकर अपने अपने मत व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इस स्नानागार के बारे में इतिहासकार? तो अनुमान लगाते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इन्होंने सार्वजनिक स्नानागार का निर्माण सिर्फ इसलिए किया होगा कि इनका जब कोई त्योहार आता होगा ना, तो ये लोग, जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ नहीं होता, कोई त्योहार आता है तो हम लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं या यमुना में स्नान करते हैं या छिपरा में स्नान करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते होंगे? अपना जो त्योहार या पर्व आता होगा ना, फेस्टिवल आता होगा, तो वहां पर सभी लोग डूंडी पिटवा दिया करते होंगे और इकट्ठा होके एक साथ क्या करते होंगे? स्नान किया करते होंगे। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सार्वजनिक स्नानागार का प्रयोग किस रूप में करते थे? तो बच्चों धार्मिक अनुष्ठान, एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए ही इसका क्या किया गया था उनके द्वारा बच्चों? तो निर्माण किया गया था। इतना याद रखना है बस कि धार्मिक अनुष्ठान में ही इसका क्या करते थे वो लोग? प्रयोग करते थे। अब आप लोग यहां पर सार्वजनिक स्नानागार देख सकते हैं। कैसा है ये सार्वजनिक स्नानागार? तो आप लोग देखोगे ना, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में आप लोगों को इसमें क्या देखने को मिलेगी? सीढ़ियां देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी बच्चों? ये आप लोगों का क्या हो गया? एक सार्वजनिक स्नानागार। ये उत्तर दिशा में यहां पर क्या बनाई गई? सीढ़ियां बनाई गई, और दक्षिणी दिशा में यहां पर क्या बनाई गई बच्चों? सीढ़ियां बनाई गई। इसके चारों ओर छोटे छोटे बरामदे, छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे बच्चा हम लोगों को? छोटे छोटे हम लोगों को बरामदे, जैसे कि यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे क्या थे यहाँ पर बच्चों? बरामदे यहाँ पर बनाए गए थे। ये छोटे छोटे क्या बनाए गए थे? बरामदे बनाए गए थे। और इसके अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा बच्चों? जलकुंड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को? जलकुंड देखने को मिलेगा। और इसी जलकुंड के अंदर ये लोग क्या किया करते थे? अपने धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया को पूर्ण किया करते थे। तो बच्चों ये दूसरी विशेषता हुई हम लोगों की सार्वजनिक स्नानागार। आगे चल के चर्चा करें कि अगली हम लोगों की जो विशेषता आने वाली है, ये क्या देखने को मिलेगी? तो ईंट। बच्चों आप लोगों का जो चैप्टर का जो हेडिंग है, इसी में लिखा है ईंट। और ईंट हम लोगों को, क्योंकि जो नगर नियोजन पीछे हम लोगों ने देखा, उसमें जो नगर नियोजन हो पाया वो किस प्रकार से संभव हो पाया? तो वो ईंटों के बल पर ही हो पाया है। सबसे पहले बात कर ले हम लोग ईंट। तो देखो बच्चों, यहां पर आप लोग देखें कि जो ईंटें हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगरों में पक्की ईंटों से हम लोगों को बने हुए दिखाई देते हैं। कि जो नगर थे ना, कौन कौन से बच्चों? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य जो प्रमुख नगर थे, ठीक है, ये मुख्यतः किससे बने थे बच्चों? तो ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं पक्की ईंटों से। लेकिन एक चीज बता दूं बच्चों, सिर्फ 2 नगर याद रखें आप लोग। कौन कौन से 2 नगर? तो एक कालीबंगा, ये राजस्थान में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है, और एक रंगपुर। एक कौन सा? रंगपुर, ये गुजरात में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 ऐसे स्थल हैं जहां के घर
कच्ची ईंटों से हम लोगों को बने मिले हैं। बाकी पूरी सभ्यता के जो घर हैं वो पक्की ईंटों से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब इस सभ्यता की जो ईंटें मिली है ना बच्चों, हम लोगों को किस अनुपात में देखने को मिलती है? तो हम लोगों को देखने को मिलती है 4:2:1 के अनुपात में हम लोगों को देखने को मिलती है। लास्ट ईयर में ही बच्चों ये एग्जाम में आप लोगों ने जो CUT का पेपर देखा हो तो यहां से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने ईंटों का अनुपात क्या रखते थे। तो ये हम लोगों को देखने को मिलता है। ये अनुपात कैसा था बच्चों? तो जो लंबाई थी, ठीक है, वो 4 थी, चौड़ाई 2 रेशों में थी और इसकी मोटाई हम लोगों को क्या देखने को मिलती है? तो 1 हम लोगों को देखने को मिलती है। ये इसकी तीसरी विशेषता थी। आगे चल के बात करें हम लोग बच्चों, इसमें अगली विशेषता क्या देखने को मिलती है हम लोगों को? तो अगली विशेषता देखने को मिलती है बच्चों हम लोगों को मनके। क्या देखने को मिलते हैं बच्चों? हम लोगों को मनके देखने को मिलते हैं। मनके क्या है बच्चों? तो मनके मतलब मोती। क्या होते हैं हम लोगों को? तो मनकों का अर्थ क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? मोती। और मोती से क्या करेंगे ये लोग? तो मोती अर्थात मनकों से ये लोग आभूषण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? अपने आभूषण। ये आभूषण प्रिय हम लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां लिखा है बच्चों, मनकों का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता था। और एक चीज और सुनना आप लोग, जब मनके बनाते थे ना, मनकों का प्रयोग आभूषण, तो बात ये आती है कि जो मनके होते थे ना, मोती, ये किन किन चीजों से बनाते थे? तो मनके आप लोग देखोगे ना तो बहुमूल्य धातुओं से बनते थे और पत्थरों से, लकड़ियों से, तमाम प्रकार की चीजों से बनते थे। जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा भी इन्होंने निर्मित कर लिया था बच्चों। तो ये सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इसके अतिरिक्त वो लकड़ी, पत्थर, इससे भी क्या बनाते थे बच्चों? वो मनके बनाते थे, मोती बनाते थे और मोतियों से वो क्या बनाते थे? आभूषण। यहां आप लोग इमेज के माध्यम से देख भी सकते हो। या आप लोग देखो, उनका पूरा कंठहार है, ये गले में पहनने वाला आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। या आप लोग उनका कान में पहनने की आप लोग बाली देख सकते हो, ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये आप लोगों को भुजबंद देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? भुजबंद, जो भुजाओं पे पहना जाएगा। आप लोगों को कड़ा देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को? तो कड़ा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये इनके आभूषण हैं। किससे बना रहे हैं? मनकों से बना रहे हैं बच्चों। अब यहां पर एक नोट करके एक चीज आप लोग लिखेंगे। देखो बच्चों, ये भी चैप्टर में हेडिंग है, ईंट, मनके और अस्थियां। ये 3 चीजों पे बड़ा फोकस करना है। क्या नोट करके लिखेंगे? तो ये जो मनके होते थे ना, ये मनके बनते कहां थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ 2 ही ऐसे स्थल थे जहां पर इन मनकों का क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था। तो मनके कौन कौन सी जगह बनते थे बनके बच्चों? तो एक लोथल पे बनते थे, एक लोथल पे, और एक चनहुदड़ो पर बनते थे। कहां बनते थे बच्चों? चनहुदड़ो व लोथल। नोट करके लिख लें, ये 2 ही जगह पर मनके बनाने के क्या थे? कारखाने। और मनकों से आभूषण, और आभूषण का प्रयोग ये लोग, समझ गए ना आप लोग? ठीक है, तो ये बात हुई हम लोगों की मनकों की। अब आगे चलकर बच्चों अगली विशेषता आ रही है हम लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें। क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? अब चर्चा करने वाले हैं। बात करें मोहरें, मोहरें क्या हैं, इसी पे हम लोगों को चर्चा करनी है। सबसे पहले बात कर लूं बच्चों कि जो मोहरें थी, ठीक है, मोहरों का निर्माण, जो मोहरें थी इनका निर्माण किससे किया जाता था बच्चों? तो सेलखेड़ी नामक धातु से किया जाता था। सेलखेड़ी को ही इंग्लिश में स्टेटाइट कहा जाता है। तो स्टेटाइट अर्थात सेलखेड़ी से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपनी मोहरों का निर्माण करते थे। किसका निर्माण करते थे बच्चों? तो अपनी मोहरों का निर्माण करते थे। बात ही आती कि जो मोहरें बनाते थे ना, क्यों बनाते थे? क्या मजा आता था क्या इन लोगों को? तो बात ही आती, मोहरें जो होती थी ना बच्चों, इस काल के लोग मोहरों का प्रयोग, किसका प्रयोग? तो मोहरों का प्रयोग अपनी पहचान, आइडेंटिटी के तौर पर किया करते थे। किसके तौर पर किया करते थे बच्चों? तो कैसी पहचान? तो आप लोग देखोगे ना, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी अब तक 2000 मोहरें मिल चुकी हैं। कितनी मोहरें मिल चुकी हैं बच्चों? तो 2000 मोहरें। मैंने कहा कि आइडेंटिटी अर्थात पहचान के तौर पे ये लोग मोहरों का प्रयोग करते थे। जैसे हड़प्पा का कोई व्यक्ति है, उसको मोहनजोदड़ो जाना है ना, तो मोहनजोदड़ो में चेकिंग होगी कि ये बंदा कहाँ का है, तो वो हड़प्पा की मोहर दिखा देगा, तो वह पहचान हो जाएगी ना कि ये बंदा कहाँ से आया, हड़प्पा से। ऐसे मोहनजोदड़ो में आप लोग देखोगे कोई चनहुदड़ो से जा रहा है, या कोई कालीबंगा से जा रहा है, या फिर कोई रंगपुर से जा रहा है, तो इनकी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मोहरें होती थी। और एक खास विशेष स्थान पर इसकी क्या होती थी?
चेकिंग होती थी बच्चों, तो आसानी से पहचान में बंदा आ जाया करता। तो बच्चों ऐसे ही हमारे यहाँ वर्तमान में भी होता है, हम लोगों को हमारा आधार कार्ड रखना होता है, हम लोगों को पैन कार्ड चेक होते हैं, तो ऐसी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर। अभी भी देखो ना, मोहरों का प्रयोग होता है, सील लगती है, तो उसमें भी तो पहचान ही तो बताता है कि फलाने कलेक्टर साहब की सील है ये, या फलाने अधिकारी की सील है, इस टाइप से। तो आइडेंटिटी, पहचान। अब आप लोग देखो यहाँ पर मोहरें, कौन कौन सी मोहरें हैं, तो ये एक सिंग वाले बेल की मोहर बड़ी फेमस है। ये आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी ना, तो हीरो के सपने में बार 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 ये एक सिंग का बेल ही आप लोगों को दिखाई देगा। क्यों दिखाई दिया है पता है ऐसा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो 2000 प्रकार की मोहरें मिली है ना, उनमें से अधिकांश मोहरों पर यही आप लोगों को एक सिंग वाला बेल दिखाई दे जाएगा। देखो ये एक सिंग वाला बेल, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ देखोगे ना आप लोग, इनकी लिपि भी लिखी है बच्चों, इनकी मोहरों पर से ही तो इनकी लिपि भी मिली है, ठीक है। ये लिपि आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये लिपि, ये भी, ये सब मैंने यहाँ पर क्या बता रखा है आप लोगों को, लिपि, ये भी इनकी मोहरें भी हैं, और इसी से यहाँ से इनकी लिपि का भी हम लोगों को क्या हो रहा है बच्चों, ज्ञान हो रहा है। अभी आगे चलकर विशेषता आएगी लिपि, उसमें हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे। अब आगे चल के चर्चा करें बच्चों, अगली जो हम लोगों की विशेषता आ रही है वो हम लोगों को देखने को मिलती है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। क्या देखने को मिलेगी हम लोगों को? कांसे की नर्तकी की मूर्ति को आप लोग देख भी पा रहे होंगे। इस मूर्ति की बात करें कि जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ये हम लोगों को कहां से मिली है, तो बच्चों ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली बच्चों? तो ये भी हम लोगों को मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। और ये जो मोहनजोदड़ो से मिली तो हम लोगों को देखने को मिलता है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की बच्चों, जल्दी बताएं आप लोग। मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में आर.डी. बनर्जी ने। अब आर.डी. बनर्जी को अपॉइंट किसने किया था? पीछे बताया था ना, जॉन मार्शल ने। इसीलिए आप लोग एक चीज सुनना बच्चों अच्छे से, जब आर.डी. बनर्जी इसको खोजा ना उन्होंने, तो ये लेके जब वो जॉन मार्शल के पास गए, जॉन मार्शल ने पहली बार जब आर.डी. बनर्जी के हाथ में देखा ना इस वाले नर्तकी की मूर्ति को, तो जॉन मार्शल ने पहली बार क्या कहा कि ये तो डांसिंग गर्ल रही होगी इस काल की। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की डांसिंग गर्ल है, ये डांसिंग गर्ल किसने कहा था पहली बार? तो जॉन मार्शल ने। लिखा है बच्चों यहां पर, जॉन मार्शल ने ही इसे डांसिंग गर्ल कहकर पुकारा है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों एग्जाम के अंदर। अब आगे चल के चर्चा करें बच्चों हम लोग इसमें। अगली विशेषता क्या आ रही है आप लोगों की? तो अगली विशेषता आ रही है आप लोगों की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विवादित कोई विशेषता है तो वो हम लोगों को कौन देखने को मिलती है बच्चों? तो लिपि देखने को मिलती है। अब क्या चीज है लिपि, इसी बात करें। सबसे पहले लिपि के बारे में आप लोग बता दूं कि सिंधु सभ्यता में लगभग अब तक जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उससे संबंधित लगभग अब तक हम लोगों को 64 मूल अक्षर मिल चुके हैं। कितने अक्षर मिल चुके हैं बच्चों? 64 मूल अक्षर। और 400 से अधिक हम लोगों को अन्य अक्षर हम लोगों को यहां से मिले हैं बच्चों। 400 से 64 मूल अक्षर और 64 मूल चिन्ह हैं, और 40 से अधिक हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं? अक्षर देखने को मिलते हैं। अब देखो ये 40 से अधिक अक्षर मिले हैं ना बच्चों, तो क्या 40 से अधिक अक्षर मिले कहां से हैं? तो सबसे ज्यादा जो लिपि या जो अक्षर मिले हैं वो मोहरों पर से मिले हैं। सबसे ज्यादा कहां से मिले हैं बच्चों? मोहरों पर से। इसके बाद कहीं से मिले हैं तो मन को मतलब मोती पर से भी कुछ अक्षर के साक्ष्य मिले हैं। कुछ हम लोगों को ईंटों से देखने को मिल जाते हैं, कुछ हम लोगों को मृदभांड मतलब इस काल के जो मिट्टी के बर्तन है ना, यहां से भी हम लोगों को कुछ अक्षर मिले हैं। यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश अक्षर कहां से मिले हैं? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, मोहरों पर से। लगभग 250 से अधिक, कहां से अधिक? लगभग 250 से अधिक हम लोगों को अक्षर कहां से देखने को मिलते हैं बच्चों? तो ये देखने को मिलते हैं मोहरों पर से, और ये मोहर लगी है। मैंने पीछे भी बताया था आप लोगों को, देखो ना, ये एक सिंग वाले बेल की मोहर, इसके ऊपर ये इनकी क्या लिखी है बच्चों? तो ये हम लोगों को देखने को मिलती है इनकी लिपि। क्या देखने को मिलती है? ये इनकी बच्चों हम लोगों को लिपि देखने को मिलती है। लिपि देखो ना, यहाँ मछली आकार का अक्षर, ये हम लोगों को यू आकार का अक्षर, ये हम लोगों को जे आकार का अक्षर। ऐसे यहाँ पर भी बच्चों ये हम लोगों को एक साइन दिखाई देता है, ये यू आकार का देखने को मिलता है। ये एक हम लोगों को योगासन की मुद्रा में एक बंदा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके चारों ओर कुछ जानवर बैठे हैं, जैसे हाथी, गेंडा, भैंसा, या हम लोगों को हिरन देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? हम लोगों को कुछ लिपि के अक्षर। तो देखो ना बच्चों, हमारे अंदर भाव आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं हमारे अंदर? के भाव, फीलिंग आ रही है कि अच्छा जे आकार का अक्षर बनाएं, अच्छा वी आकार का अक्षर बनाएं।
ठीक है, जे आकार का अक्षर बनाए, तो भाव आ रहे हैं ना, इस लिपि का नाम ही इससे बड़ा है कि फीलिंग आ रही है, चित्र बने हैं। तो इस लिपि को, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को बच्चों एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम हम लोगों को देखने को मिलता है भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहते हैं बच्चों? भाव चित्रात्मक। किसी ने नाम रखा नहीं है, भाव आते हैं यहां पर। इनको आप लोग देखोगे कि जे आकार, वी आकार, ठीक है, मछली आकार के अक्षर, फीलिंग के कारण ही इस लिपि को नाम दिया गया है। इस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं सके हैं और पढ़ नहीं सके हैं, ठीक है, इसी कारण ये सबसे विवादित है। इसी कारण इसको बुस्टोफेदन शैली भी कहा जाता है। तो ये एक विशेषता पे चर्चा की बच्चों हम लोगों ने लिपियों की। अगली विशेषता, अब आगे चलकर विशेषता हम लोगों की अब खत्म होती है। अब कुछ प्रमुख स्थल हम लोग देख लें, वहां के एविडेंस देख लें कि कहां से हम लोगों को क्या मिला है। अब बात करें बच्चों, सबसे पहले इसके प्रमुख स्थल में हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा। आप सब जानते हैं कि हड़प्पा की खोज, किसकी खोज बच्चों? कि जो हड़प्पा था, हड़प्पा की खोज, ठीक है, 1921 में। कब की गई थी? 1921 में। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? दयाराम साहनी। पीछे बताया था बच्चों खोज के इतिहास में मैंने, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने यहां से क्या क्या खोजा? तो देखो आप लोग, एक नृत्य मुद्रा की प्रस्तर की मूर्ति, एक नृत्य करती हुई एक पत्थर की मूर्ति इनको यहां से मिली। इसके बाद एक अन्न भंडार ग्रह, इसको अन्नागार भी आप लोग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एक अन्नागार। और ये अन्नागार जो मिला था ना बच्चों, ये 6-6 की रो में था। कितने की रो में था? 6-6 की रो कैसी है? तो 6 ऐसे बने हैं यहां पर लाइन से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और हड़प्पा किस नदी के किनारे बच्चों? तो रावी नदी के किनारे। ऐसे 6-6 की रो में मिले हैं बच्चों, ठीक है। तो एक अन्नागार यहां से मिला है, एक कब्रस्तान मिला बच्चों यहां से। क्या मिला? कब्रस्तान। इसको एच कब्रस्तान भी सामान्यतः कहते हैं। यहां से गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलते हैं। गरुड़ के चित्र युक्त मुद्राएं व अन्य मुद्राएं भी यहां से हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये हड़प्पा से मिला है। अब बात करें मोहनजोदड़ो। आप सब जानते हैं मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई बच्चों? तो 1922 में हम लोगों को देखने को मिलती है। किसने की थी? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब बात करें मोहनजोदड़ो से आर.डी. बनर्जी ने क्या क्या खोजा था। तो आर.डी. बनर्जी को यहां से बुनी सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था, पुजारी का सिर मिला था, नृत्य की मुद्रा में, ठीक है, स्त्री की कांस्य की मूर्ति, जिसको जॉन मार्शल ने क्या कहा था? डांसिंग गर्ल कहकर पुकारा था। ये हम लोगों ने पीछे देखा है बच्चों, ठीक है। आगे चलकर मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। क्या मिली है बच्चों हम लोगों को? एक यहां से मातृ देवी की प्रतिमा। एक पशुपति की मोहर मिली है, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई थी। योगासन की मुद्रा में एक शख्स बैठा है, उसे ही जॉन मार्शल ने पशुपति शिव कहकर पुकारा है। एक लिंगीय प्रस्तर मिला है हम लोगों को, तांबे के ढेर मिले, बटकरे मिले हैं, ठीक है, पत्थर व मिट्टी के पके हुए बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। एक विशाल स्नानागार, जो मैंने आप लोगों को विशेषताओं में अच्छे से बताया था, ठीक है, और एक विशाल अन्नागार भी हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर आगे चल के बात करें कालीबंगा। कालीबंगा की खोज की गई थी 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बच्चों? तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। अमलानंद घोष ने यहां से क्या क्या खोजा? तो एक बेलनाकार मोहर मिली इनको, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, एक कब्रस्तान मिली, एक जो हल का चिन्ह यहां पर मिला, चूड़ियों के साथ, चूड़ियों के कारण ही तो इसको कालीबंगा, कालीबंगन, ठीक है, इसको चूड़ियों के कारण ही हम लोगों को इसका नाम पड़ा कालीबंगा। ऊंट की अस्थियां, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बच्चों, क्योंकि अस्थियां आप लोगों के चैप्टर में है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ऊंट की अस्थियां कहां से मिली? आंसर क्या होगा? कालीबंगा होगा बच्चों। आगे चल के बात करें चनहुदड़ो। कौन सा हुदड़ो बच्चों? चनहुदड़ो की बात करें। चनहुदड़ो की खोज कब हुई? तो बच्चों चनहुदड़ो की खोज हुई थी 1931 में। किसके द्वारा की गई थी? नानजी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो नानजी, ठीक है, नानजी गोपाल, ठीक है, नानजी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। मजूमदार के द्वारा बच्चों यहां पर की गई थी। अब बात आती चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या मिला है बच्चों? तो मनके बनाने का कारखाना, भी पीछे बताया आप लोगों को मैंने, ठीक है, और एक दबात यहां से मिला। एक चीज बड़ी अच्छी बता दूं आप लोगों को बच्चों, चनहुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? चनहुदड़ो को ब्यूटी पार्लर। यहां से कंगा, उस्त्रा, लिपस्टिक,
तमाम चीजों के हम लोगों को एविडेंस देखने को मिलते हैं। अब आगे चल के बच्चे बात करें हम लोग लोथल की। किसकी बात करें बच्चों हम लोग? लोथल की। लोथल को लगभग 1954 के आसपास खोजा गया था। गुजरात में हम लोगों को यह देखने को मिलता है, भगवा नदी के किनारे। यहां से क्या क्या मिला बच्चों? तो घोड़े के चित्र मिले हैं, यहां से दीवार से घिरी एक बस्ती मिली है, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, डॉक यार्ड हम लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, तांबे के पक्षी मिले, बेल मिले, खरगोश और कुत्ते की हम लोगों को यहां से क्या मिली है? आकृतियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। बच्चों ये कुछ प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के। इसको आप लोग अच्छे से आपके नोट्स में लिख लें। ये प्रमुख आप लोगों को एग्जाम में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। अब आगे चल के चर्चा करें बच्चों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन है, ठीक है, या स्थिति है, ये हम लोगों का 5वां पॉइंट है बच्चों। स्थिति, कैसी स्थिति देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर? तो यहाँ हम लोग देखेंगे या जीवन देखेंगे, सामाजिक जीवन देखेंगे। कैसा जीवन देखने वाले हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर? तो इनका सामाजिक जीवन देखेंगे बच्चों, इनका हम लोग धार्मिक जीवन देखेंगे, इनका हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों? आर्थिक जीवन देखेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा बच्चों इनके सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम लोग बात करें इनके परिवार पे, क्योंकि समाज में सबसे पहले बात ही कहां से की जानी चाहिए बच्चों? तो परिवार से की जानी चाहिए। तो परिवार में हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ परिवार में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारे घर में देखते हैं ना हम लोग परिवार को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो पिताजी के बारे में बताएंगे ना, पिताजी की घर में चलती है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ ऐसा नहीं था बच्चों। यहाँ के समाज में परिवार के अंदर देखोगे ना आप लोग, तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। कैसी सत्ता देखने को मिलेगी? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कैसी सत्ता थी बच्चों? तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। या आप लोग आपके 5 मार्कर में भी पूरा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में तो इसी आएगा ना 12th क्लास के अंदर कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बताइए, या आप लोगों का धार्मिक जीवन बताइए, या आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वहां का आर्थिक जीवन बताइए। तो आप लोग अच्छे से सुने, ऐसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा बच्चों ये। तो बात हुई हम लोगों की इनके सामाजिक जीवन में सबसे पहले परिवार। किसकी चर्चा करना है हम लोगों को? परिवार। तो परिवार कैसा था बच्चों? तो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक। घर में किसकी चलती थी? माताओं की। अब बच्चों हम लोगों को ये पता कैसे चला? क्योंकि इनकी लिपि तो हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो पता ऐसे चला कि यहां से बहुसंख्यक नारी मूर्तियां मिली हैं, महिलाओं की ढेर सारी। पुरुषों, जो पुरुष है ना, उनकी मूर्तियां ही हम लोग 2-4 मिली पूरी सभ्यता से। अधिकांश मूर्ति किसकी मिली बच्चों हम लोगों को? महिलाओं की। और महिलाओं की मिली ना, तो हम लोगों ने सीधा अनुमान लगा लिया कि यहाँ महिलाएं मतलब घर में भी किसका शासन होगा? माताओं का। अब आगे चलकर ऐसा हो कि कहीं से बहुत ज्यादा ढेर मिल जाए पुरुषों की मूर्तियों के, तो फिर हम लोग इसको चेंज कर देंगे, घर में किसकी चलती थी? पितृसत्तात्मक समाज हो जाएगा। लेकिन यहां परिवार अभी कैसा है? मात्र सत्तात्मक समाज हम लोगों को परिवार या इनका समाज देखने को मिलता है। समझ गए ना क्यों कहते हैं मात्र सत्तात्मक? आगे चल के बात करें, इनका पूरा परिवार हम लोगों को कैसा दिखाई देता है बच्चों? तो संयुक्त परिवार प्रथा पर आधारित था। सब साथ रहते थे, बड़े भैया, छोटे भैया, दादा दादी, ठीक है, और दादा दादी के भी जो भाई हुआ करते थे, ठीक है, वो भी सब साथ में रह रहे हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट यह हम लोगों को देखने को मिलता है। तो संयुक्त परिवार प्रथा, ठीक है, यह बात हुई हम लोगों को सिर्फ परिवार। समाज में सबसे पहले परिवार को ही बताना पड़ता है बच्चों। इसके बाद बात करें हम लोग यहाँ का सामाजिक संगठन। बच्चों एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था के हम लोगों को अब तक साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ का सामाजिक ढांचा इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया गया कि यहाँ सामाजिक संगठन होगा जो कि व्यवसाय पे बटा था। किस पे बटा था बच्चों? तो व्यवसाय। यहाँ के लोग व्यवसाय करते थे, उसी के आधार पर यहाँ के सामाजिक संगठन को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? तो 4 भागों में। 4 भाग व्यवसाय के आधार पर कौन कौन से? तो पुरोहित, योद्धा, श्रमिक और हम लोगों को एक विद्वान देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला बच्चों मैंने? तो एक विद्वान, एक योद्धा, एक हम लोगों को श्रमिक वर्ग देखने को मिलेगा और एक व्यापारी वर्ग हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का सामाजिक संगठन हुआ। व्यवसाय के आधार पर यहां हम लोगों को इनका ढांचा देखने को मिलता है सामाजिक संगठन का। ठीक है, 4 बोले हैं बच्चों, आप लोग अच्छे से उसको नोट कर लेना आप लोगों के नोट्स में।
अब बात करें यहां महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो बच्चों यहां हम लोगों को महिलाओं की स्थिति अच्छी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बच्चों? हम लोगों को अच्छी देखने को मिलती है। अब अच्छी कैसे, इसका अनुमान कैसे? तो वही बात आ गई, बहुसंख्यक नारी मूर्तियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं, और बहुसंख्यक नारी मूर्तियां जब हम लोगों को देखने को मिल रही ना, तो यहां हम लोगों ने क्या कह दिया कि भैया महिलाओं की स्थिति अच्छी है। एक भी मूर्ति हम लोगों को ऐसी नहीं मिली है कि उसने घूंघट ले रखा हो, मतलब पर्दा प्रथा नहीं है। एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो जली हो, सती प्रथा नहीं है। तो यहाँ पर्दा प्रथा, सती प्रथा ऐसे भी हम लोगों को साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। इसीलिए यहाँ महिलाओं की स्थिति भी क्या मानी जाती है बच्चों? तो अच्छी हम लोगों को देखने को मिलती है। अब सामाजिक जीवन में ही अगली चीज पर हम लोग चर्चा कर लें, इनकी जीवन शैली। जीवन शैली अर्थात इनकी लाइफ स्टाइल की हम लोग बात कर लें कि इनका जीवन, लाइफ स्टाइल मतलब जो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक आप लोग खाना पीना उठना बैठना जो मनोरंजन करते हैं वो सब जीवन शैली के अंतर्गत आता है। इसमें मैंने सिर्फ दो ही चीजें लिखी हैं बच्चों, भोजन और मनोरंजन। भोजन में आप लोग देखें ना, भोजन से भी क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को लिखना भी पड़ता है। भोजन की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। कुल 9 खाद्यान्न यहाँ से मिल चुके हैं, जिसमें चावल हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो हम लोगों को देखने को मिलेगा। सिर्फ नोट करके आप लोग एक चीज लिख लेना, यहाँ पर भोजन में बच्चों दाल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन के अंदर दाल नहीं मिली है। तरबूज, खरबूज, तमाम प्रकार की चीजें हम लोगों को यहाँ देखने को मिलती हैं। मनोरंजन की बात करें बच्चों, क्योंकि पासे मिले हैं मोहनजोदड़ो से, लोथल से हम लोगों को शतरंज का बोर्ड हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में पासा खेलना, क्या खेलना बच्चों? तो ये लोग पासा खेलते थे। क्या खेलते थे? तो पासा खेलते थे। संगीत और नृत्य का भी ये लोग क्या करते थे बच्चों? प्रयोग किया करते थे। तो ये बात हुई हम लोगों को बच्चों इनके सामाजिक जीवन के। आई होप आप लोगों को इनका सामाजिक जीवन अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करें बच्चों इनके धार्मिक जीवन की। किसकी चर्चा करें कि इनका धार्मिक जीवन कैसे था। ठीक है, अब इनके धार्मिक जीवन में सबसे पहले धार्मिक जीवन में इनकी पूजा पद्धति की बात कर लें। कैसी बात कर लें हम लोग कि इनकी पूजा पद्धति कैसी थी, ये कैसे पूजा पाठ किया करते थे। तो पूजा पद्धति देखोगे ना आप लोग तो लौकिक जीवन पर आधारित देखने को मिलेगी। कैसी पूजा पद्धति थी? लौकिक, लौकिक और एक अलौकिक। देखो इसमें बच्चों आप लोग बेसिक से डिफरेंस बता दूं, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक में क्या होता है ना कि जब आप ईश्वर से मिलने मिलाने की बात करते हो ना, कैसे? जैसे आप लोग घर में देखते होगे आपके दादा दादी हुए या मम्मी पापा हुए, वो क्या कहते हैं कि हे राम तेरे चरणों में स्थान देना, स्वर्ग में रखना, ये वो फलाना, नरक से बचाना। जब ऐसी बात होती है ना, वो अलौकिक पूजा पद्धति में आती है। लेकिन आप जो बच्चे हो ना छोटे छोटे, आप लोग क्या कहते हो कि हे ईश्वर मेरी एग्जाम निकला देना, मेरी 12वीं पास करा देना, मेरी CUT निकला देना, मेरी शादी करवा देना। ठीक है, तमाम जब ऐसी बातें होती है ना, जब दुनिया में ही सक्सेस प्राप्त करने के लिए जहां आप लोग पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मनाते हैं, ये हो जाती है आप लोगों की लौकिक। तो ये लोग भी तो यही करते थे बच्चों, ये अपने व्यापार में प्रगति मांगते थे, ये अपने कृषि में प्रगति मांगते थे, ये अपने पशुधन में वृद्धि मांगते थे, ये अपने घर में लड़का हो जाए ऐसी मांग मांगते थे। तो जब दुनिया में ही सफलता के लिए जो पूजा पद्धति अपनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? लौकिक। तो ये बात हुई इनकी पूजा पद्धति की। अब बात करूं बच्चों तो यहां से कितने प्रकार से पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं? कितने प्रकार से बच्चों? तो 3 प्रकार से यहां के लोग पूजा किया करते थे। 3 प्रकार कौन कौन से बच्चों? तो ये मानव पूजा किया करते थे। कैसी पूजा किया करते थे? मानव। ये वृक्ष पूजा भी करते थे बच्चों। ठीक है, मानव पूजा, वृक्ष पूजा और ये पशु पूजा भी किया करते थे। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार से पूजा कर रहे हैं। मानव पूजा के अंतर्गत किन किन को पूजते थे बच्चों? तो 2 लोगों को ये पूजते थे। एक मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है बच्चों मोहनजोदड़ो से, पीछे देखें आप। ठीक है, मातृ देवी की उपासना क्या करते थे? ठीक है, मातृ देवी को पूजते थे, मातृ देवी को। और पशुपति शिव, पशुपति शिव, पशुपति शिव की मोहर कहां से मिली थी? तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। तो पशुपति शिव 2 लोग मानव पूजा के अंतर्गत यहां पर पूजे जाते थे। फिर बात करें बच्चों हम लोग आगे चलकर कि वृक्ष पूजा के अंतर्गत किन किन की ये पूजा करते थे? तो वृक्ष पूजा के अंतर्गत नीम और इस काल में पीपल पूजा जाता था। क्या पूजा जाता था बच्चों? तो नीम और पीपल यहां पर पूजा जाता था। अच्छे से याद रखें आप लोग। अब आगे चल के बात करें पशु पूजा के अंतर्गत किसको पूजते थे? पशु पूजा के अंतर्गत वो एक सिंग वाला बैल जो बार बार हीरो को सपने में आया मूवी के अंदर। ठीक है, तो एक सरंगी बैल अर्थात उसको कुबड़ वाला बैल भी बोलते हैं। कुबड़ वाले बैल की पूजा किया करते थे।
तो ये बात हुई बच्चों इनमें हम लोगों की कि पूजा पद्धति लौकिक थी, 3 प्रकार से पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे चलकर बच्चों हम लोगों ने पीछे देखा अग्निकुंड का मिलना, अग्निकुंड में मिला, ये भी धार्मिक में आ जाएगा। अग्निकुंड कहां से मिले? लोथल और कालीबंगा से। तो अग्निकुंड का मिलना क्या बताता है बच्चों? अग्निकुंड का मिलना यह प्रदर्शित करता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, वो यज्ञों में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? यज्ञों में विश्वास। एक चीज और बताऊं बच्चों आप लोगों को, मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। क्या मिला है बच्चों? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह का मिलना, इनका धार्मिक जीवन देखो आप लोग, स्वास्तिक चिन्ह का मिलना मतलब ये शुभ और लाभ के संकेत के रूप में स्वास्तिक का भी क्या करते थे? प्रयोग। ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि पहली बार स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला है? तो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक का प्रयोग होता आ रहा है। तो ये बात हुई हम लोगों की इनके धार्मिक जीवन की। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब आगे चल के चर्चा करें बच्चों। अब बचा है हम लोगों का यहाँ पर आर्थिक जीवन। क्या बचा है बच्चों हम लोगों का? तो यहाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन मुख्यतः व्यापार पर आधारित था। आप लोगों ने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी ना बच्चों, तो आप लोगों को जो हीरो है ना, वो देखने को मिलेगा कि अपने घर से व्यापार करने निकला है। क्या करने निकला है बच्चों? तो व्यापार करने निकला है। तो आप लोगों को सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। सेकेंडरी क्या था? कृषि। तीसरा क्या था? उद्योग। और चौथे नंबर पे आता था पशुपालन। इनके अर्थव्यवस्था का ये पूरा क्रम मैंने आप लोगों को बताया है। अब आगे चलकर एक एक चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन मुख्यतः व्यापार पर आधारित था बच्चों। इसके अतिरिक्त कृषि, उद्योग व पशुपालन भी हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं व्यापार। ये व्यापार की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता क्या था बच्चों? तो आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार हम लोगों को देखने को मिलेगा। आंतरिक व्यापार, इनके जो आस पड़ोस के जो साइट्स होती थी, स्थल होते थे या जो प्रांत होते थे, उन्हीं में इनका आंतरिक व्यापार होता था। लेकिन बाह्य या हम लोग बात करें एक्सटर्नल जो इनका व्यापार होगा, ये कहां से होगा? तो जो समकालीन सभ्यताएं थी ना, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभ्यताओं के साथ में इनके क्या होते थे? व्यापार। और एक चीज और सुनना, इनका अधिकांश व्यापार होता था बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता से। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार किससे होता था? तो वो हम लोगों को देखने को मिलता है किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो ये बात बताई मैंने आप लोगों को यहाँ के व्यापार। अब बात बताऊं बच्चों यहाँ की कृषि कैसी थी। कृषि, ये लोग क्या किया करते थे? कोई इनके पास एक तकनीक नहीं थी जैसे हम लोगों को आधुनिक वर्तमान में देखने को मिलती है। ये लोग जब अच्छी खूब वर्षा होती थी, वर्षा आप सब जानते हैं, आप लोग जनरली जून से देखने को मिलती है सितंबर तक पानी। तो जब सितंबर, और ये पूरे रहते कहाँ थे? नदी घाटी, नदियों के आसपास ही बसे थे। तो देखने को मिलता है बच्चों हम लोगों को यहाँ पर कि जब नदियों का बाढ़ का पानी उतर जाया करता था ना सितंबर अक्टूबर में, तो बाढ़ का पानी उतरने के बाद ये नदियों के किनारे ही कुछ बीज फेंक दिया करते थे। लगभग 4-5 महीने बाद ये बीज तैयार होते थे, और जब बीज ये तैयार हो जाते, फसल आ जाती थी, तो इसी फसल को ये एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करके अपने आवश्यकताओं की चीज़ों का आदान प्रदान कर लिया करते थे। तो उसी से कृषि से ही व्यापार को क्या मिलता था? बल मिलता था। ठीक है। उद्योग की बात करें बच्चों, उद्योग थे क्या? तो उद्योग भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ हम लोगों को वस्त्र उद्योग देखने को मिलेगा, धातु निर्माण उद्योग देखने को मिलेगा, आभूषण देखने को मिलेगा, बर्तन उद्योग देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखें, सिर्फ इस सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कोई है बच्चों, तो वो वस्त्र उद्योग था। कौन सा उद्योग था? वस्त्र उद्योग हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनानी इतिहासकारों के द्वारा सिंधु सभ्यता के लोगों को सेडोन कहा गया है। सेडोन इसलिए कहा, उन्होंने अपनी किताब के अंदर उन्होंने ऐसा माना कि भारत, पूरे विश्व में पहली बार कहीं कपास किसी ने उगाया तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा ही उगाया गया होगा। इसीलिए एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि कपास पहली बार किसके द्वारा उगाया गया था? तो हड़प्पा वासियों के द्वारा उगाया गया था। इसी कारण यूनानी इतिहासकार उन्हें क्या कहते हैं? तो सेडोन कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये इनका जीवन था, इनके सामाजिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन, इनका हम लोगों ने धार्मिक जीवन पर अच्छे से चर्चा की है। अब चर्चा कर लें, सबसे लास्ट पॉइंट हम लोगों का यहाँ पर बचा है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो पतन कैसे हुआ। सबसे यह भी एक विवादित है कि पतन कैसे हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के
कारण क्या है। तो कितने सारे पतन के कारण, कोई एक कारण नहीं है बच्चों। देखो, आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी विक्षोभ, महामारी, इतने अलग अलग कारण यहां पर बताए जाते हैं। पहला कारण हम लोग चर्चा कर ले, आर्यों के आक्रमण। बच्चों आप लोग देखोगे ना, कुछ विदेशी इतिहासकार हैं। कैसे इतिहासकार हैं बच्चों? कुछ विदेशी इतिहासकार हैं। विदेशी इतिहासकार कौन कौन? तो एक मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट, मेके। बच्चों ऐसे लोग जो है ना, ये विदेशी, ये कहते हैं कि आर्य, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे 1500 से लगभग 600 बीसी के आसपास। तो इन 4 लोगों का यह मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, ये अचानक से गायब कहां हो गए। तो जो भारत में आर्य आए ना, इन आर्यों ने ही आक्रमण किया होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहते, हड़प्पा के जो लोग रह रहे थे ना, इनके क्षेत्रों पर इन्होंने और आर्यों ने क्या किया होगा? आक्रमण करके और इनको मार के यहां से भगा दिया होगा। तो आर्यों का आक्रमण ये 4 लोग बोलते हैं, और ये चारों कैसे हैं बच्चों? विदेशी हैं। ठीक है, तो आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। उसके पक्षधर ये 4 लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन कौन? तो मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट और एक मेके हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब अगला कारण बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ की बात करें ना, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे ऑथेंटिक कारण बाढ़ ही माना जाता है। और यह दिया किसने? तो जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल आप सब जानते हैं, इन्हीं के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की क्या हुई है बच्चों? खोज हुई है। जॉन मार्शल ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसका पतन बाढ़ से हुआ। उन्होंने ऐसी हवा में बात नहीं की है, उनको एविडेंस मिले हैं। मोहनजोदड़ो की जब उन्होंने अच्छे से एनालिसिस किया ना, तो उन्होंने पाया कि मोहनजोदड़ो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। तो ये किस कारण संभव हो पाया? क्योंकि नदी घाटी में रहते थे, बार बार बाढ़ आती होगी, उजड़ जाया करता था, और वापस ये क्या कर जाता होगा? वहां पर बस जाया करता होगा। तो जॉन मार्शल ने सबसे ऑथेंटिक कारण जो बताया, वो बाढ़ को बताया है। ये बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब आगे चलकर जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट का चेंज हो जाना। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, यहाँ पर खूब ठंडी पड़ती होगी, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ, गर्मी पड़ने पर लगी, तो यहाँ के लोग गर्मी सहन नहीं कर पाए होंगे और यहाँ से कहीं और पलायन कर गए होंगे। तो ये भी एक मत दिया जाता है। फिर कुछ लोग पारिस्थितिकी विक्षोभ, इकोसिस्टम का जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं बदलने के कारण पारिस्थितिकी विक्षोभ। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ की जो संपन्नता थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? नष्ट होने लगी। और संपन्नता जब नष्ट हो गई ना, तो यहाँ के लोग कहीं और पलायन कर गए होंगे। कुछ इतिहासकार पारिस्थितिकी विक्षोभ को भी एक कारण मानते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन या अंत होने का। फिर एक कारण हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चों, महामारी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ मलेरिया फैला होगा। क्या फैला होगा बच्चों? तो मलेरिया फैला होगा, और इस मलेरिया ने ही इस सभ्यता का क्या कर दिया होगा? अंत किया होगा। जब लोग मरने लगे होंगे, तो कुछ लोग तो मर गए और कुछ लोग यहाँ से क्या कर गए? पलायन कर गए। तो ये 5 हम लोगों ने कारण देखे हैं। एक कारण छठवां एक और लिख सकते हो बच्चों आप लोग, भूकंप। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं बच्चों कालीबंगा से। कहां से मिले हैं बच्चों? तो कालीबंगा से। तो भूकंप को भी कारण मानते हैं कुछ इतिहासकार। तो बच्चों इन तमाम कारणों से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। सब ने अपने अपने अलग अलग यहाँ पर मत दिए हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त कारण बच्चों आप लोगों को बाढ़ लगाना है। क्या लगाना है? बाढ़। ठीक है, सबसे ऑथेंटिक कारण यही माना जाता है। तो बच्चों ये हम लोगों का, आप लोगों की 12th इतिहास की जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, इसका पहला चैप्टर सिर्फ 6 पॉइंट में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट में। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अच्छा लगा हो आज का ये वीडियो आप लोग, तो अड्डा 247 के जो CUT हिंदी चैनल है, इससे आप लोग जुड़े रहें।